आपका जो नेफ्रॉन है वो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, या कह लो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा ग्लोमेरुलस, जब इसमें ब्लड अंदर आता है तो आर्टरी आगे आर्टेरियोल बनती है, राइट। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ दो आर्टेरियोल होते हैं। तो सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुल रही है? डक्ट ऑफ बेलेनी, जो आगे जाकर माइनर केलेसिस में खुलेगा, और माइनर केलेसिस कहाँ खुलेगा बेटा? मेजर। तो इन सेल्स के बीच में जो पोर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज जाएगी, उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है कौन सी चीज जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रफ्तार सीरीज विद योर दीक्षा शर्मा मैम। तो बेटा हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन, और हमने लास्ट क्लास में एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है एनिमल किंगडम में बाकी ऑर्गेनिजम्स के पास, और हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा दिखता है, हमने उसका ओवरव्यू किया था। और साथ में ही हमने किडनी का एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर और यूरिनरी ब्लैडर और मिक्चुरेशन किया था। तो आज हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे ना थोड़ा घबरा जाते हैं, पर सच्ची बताऊं आज तुम्हें पता चलेगा कितनी आसान चीज़ है। तो चलिए आज हम बेटा क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन कैसा दिखता है, द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कि यूरिन कैसे बनता है, एंड फंक्शन ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये तीन चीज़ें आज हम पढ़ेंगे बेटा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले नेफ्रॉन से। तो जैसे कि हमने कल एक वर्ड यूज़ किया था नेफ्रॉन, कि किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब किडनी क्या काम कर रही है? एक्सक्रीशन का काम कर रही है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रही है, दोनों काम कर रही है। पर कोई तो होगा ना जो उसके अंदर उसको हेल्प कर रहा है करने के लिए, कोई तो होगा ना। हाँ जी, तो उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को बेटा और क्या कहते हैं? नेफ्रॉन का दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और क्या कहते हैं बेटा इसे हम? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, इसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं आपकी किडनी का। तो इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर किडनी, बिकॉज यही है बेटा जो यूरिन फॉर्मेशन करवाता है, राइट। दूसरी बात, ये कितने होते होंगे? तो यस, कितने होते होंगे? ये बेटा एक किडनी में 1 मिलियन होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी, तो बेटा आपका जो नेफ्रॉन है वो उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, या कह लो इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेटा ग्लोमेरुलस, क्या होता है? ग्लोमेरुलस। और दूसरे होते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या होता है बेटा? कैपिलरी समझते हो? अब तो आपने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ लिया यार, तो कैपिलरी तो तुम्हें पता होगा। तो ये कैपिलरीज का झुंड होता है, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, राइट। रीनल ट्यूब्यूल की बात करें बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है बोमन्स कैप्सूल, जिसमें क्या क्या आते हैं? बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, ये सब पार्ट्स आते हैं, ठीक है। ये सब चीजें आती हैं। अब इनको हमें डिटेल में करना है। पीसीटी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। अगर आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये एक नेफ्रॉन है। ये क्या है बेटा? एक नेफ्रॉन। इसको हमने खोल के रख दिया है। ऐसे 1 मिलियन है आपके एक किडनी के अंदर। तो यहाँ से शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारी जो किडनी होती है, क्या होती है बेटा? हमारी जो किडनी होती है, अब किडनी में रीनल आर्टरी एंटर करती है ना, रीनल आर्टरी एंटर करती है। चलो इधर एक बेसिक करते हैं। हमने जो कहाँ पर पढ़ा था, बॉडी फ्लूइड्स में, हमारे ऑर्गन में आर्टरी आती है। आर्टरी किस में खुलती है? छोटे छोटे आर्टीरियोल्स में खुलती है। आर्टीरियोल्स फिर क्या कहाँ पर खुलते हैं बेटा? कैपिलरीज में। कैपिलरीज में ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है टिश्यू के पास जाकर, फिर आगे ब्लड आपके वेन्यूल में जाता है, और छोटे छोटे वेन्यूल्स फिर वेन में एंटर होते हैं और वेन ऑर्गन को छोड़ देता है, ठीक है। ऐसे ही हमारी किडनी के साथ हो रहा है। किडनी में बेटा क्या है? किडनी में कौन सी ब्लड वेसल ब्लड लेकर आएगी? रीनल आर्टरी, ठीक है।
और इसके अंदर आर्टीरियोल्स बनेंगे, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल, फिर वेन, और रीनल वेन से ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। अब हमारी आर्टरी ब्लड लेकर आई और वेन लेकर जाएगी, तो जब इसमें ब्लड अंदर आता है, जब इसमें ब्लड अंदर आता है तो आर्टरी आगे आर्टीरियोल बनती है, राइट। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ दो आर्टीरियोल होते हैं। कितने आर्टीरियोल होते हैं बच्चे? दो आर्टीरियोल होते हैं। एक ये वाला है, इसका नाम है एफरंट, एफरंट आर्टीरियोल। एफरंट का मतलब बेटा मैंने आपको क्या बताया था टिश्यूज वाले चैप्टर में? एफरंट का मतलब होता है वो चीज जो किसी चीज के तरफ लेकर जा रही है। एफरंट का मतलब होता है टुवर्ड्स। तो ये ब्लड किसके टुवर्ड्स लेकर जा रहा है? आगे आपके नेफ्रॉन के। वेयरएज जो ये वाली है इफरंट, ये दूर लेकर जाएगी, ये ब्लड को आपके नेफ्रॉन के नेफ्रॉन से दूर लेकर जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इनके ब्लड फ्लो की बात करूं, अगर मैं इनके ब्लड फ्लो की बात करूं, ये ब्लड अंदर लेकर जाती है, ये ब्लड बाहर लेकर जाती है। अगर मैं बात करूं कौन सी, किसका ल्यूमन ज्यादा ब्रॉड है, तो बेटा आपके ए फ्रंट का ल्यूमन ज्यादा ब्रॉड होता है। इट हैज वाइडर ल्यूमन। ल्यूमन समझते हो, अंदर की जगह। तो ये थोड़ी, कभी भी देखना, थोड़ी मोटी आपको दिखेगी ए फ्रंट वाली। ठीक है, तो रीनल आर्टरी से ब्लड ए फ्रंट आर्टीरियोल में गया, यहाँ पर जाकर एक कैपिलरी का झुंड बनेगा, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर ग्लोमेरुलस। ओके, और ये क्या है बेटा? ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को हम कलेक्टिवली रीनल कॉर्पसल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे कलेक्टिवली? रीनल कॉर्पसल, या फिर मालपीजियन बॉडी, या फिर मालपीजियन बॉडी। किसको बोलते हैं हम? किसको? ग्लोमेरुलस को और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं? रीनल कॉर्पसल्स और मालपीजियंस बॉडी। इसके बाद ये आपका जो था बोमेन्स कैप्सूल था, ये वाला बेटा। ठीक है, ये रेड रेड वाला आपका ग्लोमेरुलस। ये बोमेन्स कैप्सूल फिर आगे खुलता है, ये वेवी वेवी जो है, ऐसे ऐसे करके वेवी वेवी ट्यूब है जो इसमें खुलता है, और इसे हम क्या कहते हैं? पीसीटी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इससे क्यों बोला है पीसीटी? टिब्यूल बोला है क्योंकि ये ट्यूब जैसी है, कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये ऐसी जैसी वेवी है, प्रॉक्सिमल क्योंकि ये मालपीजियन बॉडी के पास है। देखो हमारी एक प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सिस होती है। अगर ये मेरा हैंड है तो ये आर्म है, ये आर्म का ये वाला जो पार्ट है ये है प्रॉक्सिमल क्योंकि ये आपकी मेन बॉडी के पास है, और ये हुआ डिस्टल क्योंकि ये मेन बॉडी से दूर है। तो वैसे ही वेवी पोर्शन यहाँ पर भी है, इसे फिर हम क्या कहते हैं? इसे बेटा हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी, क्योंकि ये उससे दूर है, पर ये भी कैसा है बेटा? कॉन्वोल्यूटेड है, वेवी है, और ट्यूब जैसा है, तो इसे टिब्यूल बोल देते हैं। फिर जो ये नीचे है इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप। लूप ऑफ हेनले के बेटा दो पार्ट है। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका एक फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है, पानी जैसा कुछ बनता है, अभी इतना मान के चलो। तो उसका फ्लो कैसा होता है? यहाँ से आता है और यहाँ से नीचे जाता है, फिर इधर से राउंड मारकर फिर इधर जाता है। तो क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो इसे हम कह देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्या कह देते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्योंकि इसमें फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है तो इसे हम क्या कह देते हैं? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले में ये मोटा है पार्ट, नीचे वाला पतला है। तो हम इसके लिए एक टर्म भी यूज करते हैं कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला, जैसे ये है थिक लिम्ब ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये थिन लिम्ब। वैसे ही इसमें भी ये बेटा कौन सा लिम्ब हो गया? थिन लिम्ब हो गया। और इसका जो थिक लिम्ब होता है बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, कई लोग तो इसको मानते ही नहीं कि इसमें थिक लिम्ब है, पर जैसे कि इसमें दिखाया गया है हल्का सा थिक लिम्ब इसमें भी होता है।
ठीक है, चलो अब ये फिर क्या है बेटा, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। अब बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी इस कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। आप देख सकते हैं ये बने हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये और नेफ्रॉन से अटैच है, ये और नेफ्रॉन से। सो बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। फिर ये कलेक्टिंग डक्ट बेटा आगे कहाँ खुलती है, इट ओपन्स टू डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी। और डक्ट ऑफ बेलिनी को हम पैपिलरीज डक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैपिलरी डक्ट। देखो, हमने कल जब किडनी बनाई थी तो किडनी में हमने ये रीनल मेडुला बनाया था। रीनल मेडुला का ये वाला पार्ट बनाया था हमने पैपिला, ठीक है। तो ये जो डक्ट होती है, ये इस पैपिला पे जाके खुलती है, इसीलिए इसका नाम पैपिलरी डक्ट होता है। ये जो डक्ट होती है इस पैपिला पे जाकर खुलती है, तब इसका नाम पैपिलरी डक्ट होता है, राइट। क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, डिस्कवर किया था, इसको जाना था, तो उससे बेलिनी उसका नाम ऐड कर दिया, डक्ट ऑफ बेलिनी। तो सारी कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुल रही है, डक्ट ऑफ बेलिनी, जो आगे जाकर माइनर केलिसिस में खुलेगा। और माइनर केलिसिस कहाँ खुलेगा बेटा, मेजर में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए एक हम स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था, राइट। तो इसमें बेटा हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में, ये क्या थे बेटा, हमारे रीनल पिरामिड्स थे, ये स्ट्रक्चर था पैपिला, ये क्या था, पैपिले, ठीक है। अब हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं वो कैसे प्लेस्ड होते हैं, ये वाला रीजन बेटा कॉर्टेक्स है, ये वाला रीजन मेड्यूला है, राइट। तो आपके जो मालपीजियन बॉडी है, पीसीटी है, डीसीटी है, वो आपके कॉर्टेक्स में होंगे। लूप ऑफ हेनले और आपका कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में होगा। अभी दोबारा से बना के आपको जूम कर कर दिखाते हैं। अगर ये एक पिरामिड है, ये रीजन कॉर्टेक्स है और ये रीजन मेड्यूला है, तो बेटा जी आपका मालपीजियन बॉडी, आपका पीसीटी, आपका डीसीटी, ये कहाँ पर होंगे बेटा, ये होंगे आपके कॉर्टेक्स में। पर आपका जो कलेक्टिंग डक्ट और लूप ऑफ हेनले है, ये कहाँ पर होंगे, दोनों मेड्यूला में होंगे। ये बात का ध्यान रखना है आपने बहुत अच्छे से। तो हमने जो ये डायग्राम बनाया है बच्चे, इस डायग्राम में ये जो पोर्शन है इतना ऊपर वाला, ये क्या है बेटा, कॉर्टेक्स, और नीचे वाला क्या है, मेड्यूला, ठीक है। तो इतना रीजन सारा मेड्यूला है जिसमें लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है। डीसीटी, पीसीटी और ये सारा पार्ट आपका कौन से रीजन में होता है, कॉर्टेक्स में होता है। ये बात याद रखिएगा। आगे आपने एनसीईआरटी का ये डायग्राम जरूर देखा होगा, नेफ्रॉन का देखा है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये रेड रेड ब्लड वेसल्स भी है। अब ये क्या चीज है, आपकी एफरंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आती है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सब बच्चे। एफरंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आती है, ईफरंट ब्लड लेकर जाती है। अब ये जो ईफरंट है ना, यही आगे अपने मैशवर्क्स बनाएगी और कैपिलरीज बनाएगी, ठीक है, कैपिलरीज में खुलेगी। और यहाँ पर इन कैपिलरीज को हम क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज को बेटा आप कॉर्टेक्स वाले रीजन में भी देख सकते हैं। अगर ये मैं बोलूं इतना ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स है, नीचे वाला मेड्यूला है, तो आप देख सकते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आपके कॉर्टेक्स में भी है और आपके मेड्यूला में भी है। पर जो ये वाली सेगमेंट है, दिस वन इज ओनली प्रेजेंट इन मेड्यूला, और इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा, विच इज यू शेप। क्या शेप है बेटा इसका, यू शेप, यू फॉर एम्ब्रेला, राइट, वो यू शेप है। तो दोबारा बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। ईफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर बहुत सारी कैपिलरीज का मेशवर्क बनाती है, नेटवर्क बनाती है, और यहाँ पर बड़ी बड़ी लिम्स भी बनाती है जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है। इन्हें हम कहते हैं वासा रेक्टा। और जो कैपिलरीज बनती है ये होती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये कॉर्टेक्स में भी मिलती है, मतलब पीसीटी डीसीटी के अराउंड रैप्ड भी मिलेंगी और यहाँ पर भी मिलेंगी। अब इन ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन होता है, क्या काम है इनका, क्यों यहाँ पर है। इनका काम बेटा क्या है, जब भी
रीअब्जॉर्प्शन होगी, आगे हम पढ़ेंगे कुछ रीअब्जॉर्प्शन होती है, मतलब जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बना है वो सामान हमें वापस लेना होता है, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स इसी ब्लड वेसल में जाते हैं. सो द रीअब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स और आयंस और molecules enters into these blood vessels, इसमें एंटर करते हैं. ठीक है, इसका ब्लड वेसल का फिर रूट क्या रहेगा, चलो रिवाइज करते हैं इसे. तो जैसे कि मैंने कहा पहले आर्टरी होती है बेटा, तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या होगी बेटा, रीनल आर्टरी. रीनल आर्टरी फिर आर्टीरियोल्स में खुलती हैं. यहाँ पर बेटा दो तरह के आर्टीरियोल्स बताए मैंने, एक ईफ्रंट और एक एफ्रंट. फिर ये आर्टीरियोल्स ये आगे बेटा कहाँ पर खुलते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा. पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वासा रेक्टा. एंड वासा रेक्टा बेटा आगे फिर रीनल वेन में खुलता है और ब्लड बाहर जाता है. तो वैसे नॉर्मल अरेंजमेंट ये होती है, यहाँ पर कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है, वो क्यों है आगे हमें पता चलेगा, राइट. तो ये बेटा होता है ब्लड का फ्लो. तो यूरिन का फ्लो फिर कैसे होता है, यूरिन का कैसे होता है बेटा, यूरिन कहाँ पर बनता है आपका, सबसे पहले यूरिन कहाँ पर बनता है बेटा आपका, किडनी बनाती है ना, किडनी बनाती है. तो किडनी से यूरिन कहाँ जाता है, किडनी से यूरिन जाता है बेटा यूरेटर्स में. यूरेटर्स से फिर जाता है यूरिनरी ब्लैडर जिसमें स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा में जाता है. कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में. एनिमेशन लेकर आए हैं हम आपके लिए, तो थोड़ा सा जीवन में उजाला कम करें. ऑल राइट. तो बेटा यू कैन सी हियर इट इज द नेफ्रॉन. ये क्या है बच्चे, ये एक नेफ्रॉन है. तो एज यू कैन सी हियर ये क्या बेटा, ये रीनल आर्टरी, दिस इज अ रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी आगे आर्टीरियोल में खुलते हैं. कौन सा आर्टीरियोल होगा, ये वाला एफरंट. एफरंट आप देख सकते हैं ये वाइडर है, ये ब्लड आपके नेफ्रॉन की तरफ लेकर जा रहा है, तब इसका नाम एफरंट है. अब ये जो एफरंट है ये आगे जाकर ये ग्लोमेरुलस बना रहा है विच इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी. सो दिस रेड मेशवर्क जो दिख रहा है आपको ये क्या है बेटा, ग्लोमेरुलस. नीचे बेटा जो आपको दिख रहा है ये बोमन्स कैप्सूल है जो इस तरह से कटोरी की तरह है, और कटोरी के ऊपर ऐसे ब्लड वेसल्स का मेशवर्क है. तो ये जो आपका इस कलर का है, स्किन कलर का, ये सारा आपका बोमन्स कैप्सूल है. ये मेशवर्क क्या है बेटा आपका, ये सारा ग्लोमेरुलस है. ग्लोमेरुलस फिर आगे खुलता है ईफ्रंट आर्टीरियोल में. ईफ्रंट आप देख सकते हैं इधर कैपिलरी बना रही है, ये आपकी पीसीटी है स्किन कलर वाली, ये स्किन कलर वाली लूप ऑफ फैनले, ये स्किन कलर वाली डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट. अब ईफ्रंट आगे जाकर बेटा क्या बना रही है, ये आगे जाकर ब्लड वेसल बना रही है. जो ये यू शेप यहाँ बन रही है बिल्कुल जो पैरेलल है किसके, लूप ऑफ फैनले के मेड्यूला के अंदर, ये आपकी वासा रेक्टा है. ये क्या है, वासा रेक्टा. और ये जो ऐसे डिजाइन में बीच में मैशवर्क बन रहा है ये सारा बेटा ये है आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट. तो अगर आपको इधर से देखना है आप देख सकते हैं ये कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट में ये देख रहे हो ये ओपनिंग, मतलब ये दूसरे किसी नेफ्रॉन की डीसीटी होगी, इधर दूसरा नेफ्रॉन खुलेगा, राइट. तो एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन खुलते हैं. और ये जो है कटोरी जैसा ये क्या है आपका वुमेन्स कैप्सूल. ऑलराइट. और ये जो है बेटा ये कैपिलरी है, देखो ये सारा ब्लड वेसल ही है, ये आपका होता है बेटा ग्लोमेरुलस. सभी ग्लोमेरुलस को हम कहते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज क्योंकि वो कैपिलरी के झुंड से बनता है. फाइन. ऑलराइट. सो ये हुआ बेटा आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं और थोड़ी रोशनी बढ़ा देते हैं. ऑलराइट. तो बेटा ये था आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर. नेफ्रॉन में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा नेफ्रॉन में. नेफ्रॉन किसका बना है, नेफ्रॉन बेटा नेफ्रॉन में होते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल में आता है बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. और अगर हम बात करें कि बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस दोनों को, इतने पार्ट को, मतलब इतने पोर्शन को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इतने पोर्शन को हम बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसन, राइट. ऑल राइट. मूविंग फर्दर बेटा, अब इसके भी टाइप्स होते हैं नेफ्रॉन के. नेफ्रॉन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. क्या टाइप्स हैं चलिए देखिए. ये दो तरह का होता है, एक कॉर्टिकल एक जक्स्टामेडुलरी. सबसे पहले इसको समझने से भी पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा. जक्स्टामेडुलरी क्या होता है, व्हाट इज जक्स्टामेडुलरी. जक्स्टा का मतलब होता है ये,
कोई भी चीज जब एकदम से ऐसे क्रिस क्रॉस करके एक दूसरे से चिपकी होती है उसे हम जक्सटापोजिशन कहते हैं, राइट। तो अब बेटा यहाँ पर आपका मान लो ये रीजन है, ऑलराइट, मान लो ये आपका इतना रीजन है कॉर्टेक्स, ठीक है, इतना रीजन है मेड्यूला, राइट। एक पोर्शन होता है जहां पर कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों मिल रहे हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी रीजन। क्या कहते हैं बेटा? जक्स्टा मेडुलरी रीजन। वो पार्ट, वो पोर्शन, वो रीजन जहां पर कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी रीजन, राइट। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनका जो मालपीजियन बॉडी है, हम पूरे नेफ्रॉन की बात नहीं कर रहे, हम मालपीजियन बॉडी की बात कर रहे हैं, वो होता है कॉर्टेक्स रीजन में। कहाँ होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। अगर मान लो ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, नीचे वाला मेड्यूला है, तो ये वाला रीजन इसका जक्स्टा मेडुलरी हुआ, ये कॉर्टेक्स हुआ, ये मेड्यूला हुआ, ठीक है। तो मालपीजियन बॉडी क्या था बच्चे? ये था ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। ये आपको बेटा इधर मिलेगा, कहाँ मिलेगा? कॉर्टेक्स में। तो जो कॉर्टिकल वाला नेफ्रॉन है उसका मालपीजियन बॉडी की लोकेशन क्या है? कॉर्टिकल एरिया में, कॉर्टेक्स में। वेयर एज जो ये वाला जो मैं बोल रही हूँ जक्स्टा मेडुलरी, इसका जक्स्टा मेडुलरी रीजन में मालपीजियन बॉडी है। फाइन, ये पहला डिफरेंस। आगे परसेंटेज की बात करो तो कॉर्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं और जक्स्टा मेडुलरी सिर्फ 15% होते हैं। इसका रीजन आगे पता चलेगा। बात करें साइज की, आप खुद ही बता सकते हो। अगर मैं बोलूं ये जक्स्टा मेडुलरी है, ये कॉर्टिकल है, ये वाला, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? इन दोनों में से जक्स्टा मेडुलरी बड़ा है। रीजन क्या है? क्योंकि जक्स्टा मेडुलरी में लूप ऑफ हेनले लंबी है और डीप मेड्यूला तक जा रही है, एकदम नीचे तक जा रही है, ठीक है। आगे सेम, अगर उसका लूप ऑफ हेनले बड़ा होगा, उसके पैरेलल ब्लड वेसल्स आती हैं, तो वासा रेक्टा भी बेटा उसमें प्रेजेंट होगी। कॉर्टिकल में वासा रेक्टा नहीं बनती, कॉर्टिकल में वासा रेक्टा नहीं बनती। तो जो हमने पीछे नेफ्रॉन पढ़ा था वो कौन सा था? वो जक्स्टा मेडुलरी था। तो वासा रेक्टा हमें कहाँ नहीं मिलती? वासा रेक्टा क्या थी बेटा? ब्लड वेसल थी, यू शेप। वो हमें कहाँ नहीं मिलती? वो हमें कॉर्टिकल में नहीं मिलती। अगर हुई भी तो बहुत छोटी होगी, जैसे लूप ऑफ हेनले बहुत छोटी होती है। आगे फंक्शन क्या है? नॉर्मली ये नॉर्मल कंडीशन में कॉर्टिकल काम करते हैं, पर जब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर स्कार्सिटी हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब वाटर शॉर्टेज कंडीशन आ जाती है, तब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प जक्स्टा मेडुलरी करता है। तो अगर किसी को कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है तो उसके कॉर्टिकल नहीं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन ऑन हो जाएंगे, राइट। तो ये बेटा ये डिफरेंस है इन दोनों में। अगर आपको जक्स्टा मेडुलरी पोजीशन समझ में आ गया, दीज आर क्वाइट सिंपल फॉर यू। जक्स्टा मेडुलरी कौन सी पोजीशन होती है? जहां पर कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों होते हैं, दोनों मिलते हैं। तो इसकी जक्स्टा मेडुलरी का जो मालपीजियन बॉडी होता है वो जक्स्टा मेडुलरी रीजन में होता है, और कॉर्टिकल का कॉर्टेक्स में ही होता है। कॉर्टिकल छोटा होता है, उसकी लूप ऑफ हेनले भी छोटी होती है, क्योंकि वो वाटर शॉर्टेज कंडीशन काम नहीं करता, नॉर्मल में करता है। और सबसे ज्यादा होता भी क्या है बेटा? कॉर्टिकल ही होता है। फाइन, तो ये था बेटा आपका टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। मूविंग फर्दर to the urine formation, a very interesting topic, a little technical topic. So let's get started. Okay, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन मतलब यूरिन का बनना। और हम में यूरिन कौन बनवाता है बेटा? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में 3 प्रोसेस चलते हैं जिससे फिर आगे जाकर यूरिन बनता है। वो 3 मेन प्रोसेसेस क्या है? व्हाट आर द 3 मेन प्रोसेसेस जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन होता है? सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब यहां पर कोई चीज फिल्टर होगी। सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कोई चीज दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसे हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, आपका फूड का अब्जॉर्प्शन, जहां से गट के अंदर से खाना आपके ब्लड में जाता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है कि अब वो खाना तो आपका बन गया है, राइट, अब उसको आपने वापस लेना है, बाहर जाने से रोकना है, वो आपके नेफ्रॉन में होता है, जिसे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ये सारी चीजें क्या है, इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है,
इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो यहां तक आपने थोड़ा गेस कर लिया होगा, यहाँ पर कोई चीज फिल्टर होगी। क्या फिल्टर होगा बेटा? ब्लड फिल्टर होगा। देखो इम्प्योरिटीज किस में है? आपके ब्लड में है, और ब्लड की इम्प्योरिटीज आपको बाहर फेंकनी है। जैसे या जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, हमारे ब्लड में इम्प्योरिटी क्या है? हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज यूरिया। तो ये नेफ्रॉन ब्लड में से यूरिया को फिल्टर आउट करेगा और बाहर निकालेगा यूरिन में, राइट। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बेटा क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। तो चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब बेटा हमने यहाँ पर बात करी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कि हम ब्लड को फिल्टर करेंगे ना। अब जैसे आपके घर में आरओ वगैरह होता है, फिल्टर होता है, तो कोई मेम्ब्रेन लगी होती है ना जिससे पानी फिल्टर होता है ना यार। तो वैसे हमें भी कोई मेम्ब्रेन तो जरूर होगी। यस, हमारे अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में बेटा क्या करते हैं हम? द ब्लड इज filtered out. The blood is filtered out. राइट। अब इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन इतनी फाइन होती है कि वो सोच समझकर हर चीजों को बाहर निकालती है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चलिए देखते हैं। तो बेटा इसको करने से पहले हमें पहले फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। हमने एक स्ट्रक्चर किया था, क्या नाम था बेटा इस स्ट्रक्चर का? इस स्ट्रक्चर का नाम था मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। किया था ये कुछ ऐसा, और रीनल कॉर्पसल। क्या था बेटा मालपीजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल? आपका बोमेन्स कैप्सूल, आपका बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली हम क्या कहते थे? मालपीजियन बॉडी। क्या कहते थे? मालपीजियन बॉडी। ओके। एंड ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का बना होता है। किसका बना होता है? इट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी में ये जो आपका ग्लोमेरुलस है, ये क्या है बेटा? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में है कैपिलरीज, तो सीधी सी बात है अगर इसमें कैपिलरीज है तो ब्लड भी होगा, और यही ब्लड फिल्टर होता है और फिल्टर होकर नीचे आता है, फिल्टर होकर नीचे आता है। तो मतलब इतने स्ट्रक्चर में, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जूम करके देखूं, ये पूरे स्ट्रक्चर में मतलब बोमेन्स कैप्सूल और ब्लड वेसल, इन दोनों के बीच में आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी। चलो इसको हम जूम करके देखते हैं। आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बेटा किसकी बनी होती है? एक तो आपकी एंडोथीलियम होगी जो कि फेनेस्ट्रेटेड होती है। फेनेस्ट्रेटेड मतलब इसमें पोर्स होंगे। क्या होंगे बच्चे? इसमें पोर्स होंगे। तो ये बेटा पहला स्ट्रक्चर आपका बना एंडोथीलियम। क्या है ये? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम क्या होता है? द सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, द सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ योर ब्लड वेसल। तो मान लो बेटा ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये जो ब्लड वेसल है इसमें पोर्स होते हैं, पोर्स होंगे, और ये यहाँ पर तो बहुत बड़े लग रहे हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब सेल बहुत ज्यादा आपस में नहीं जुड़े होते, थोड़े से दूर होते हैं, ताकि जो इसमें ब्लड है वो आराम से आ सके। अगर ये बिल्कुल जुड़े होंगे तो ब्लड को डिफ्यूज होने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर पोर्स वाली ब्लड वेसल होती है। जो ब्लड वेसल का नाम क्या है यहाँ पर? कैपिलरी। पोर्स वाली कैपिलरी होती है, और जहाँ पोर्स होते हैं वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं फेनेस्ट्रा या फेनेस्ट्रेटेड। तो व्हाट इज एंडोथीलियम बेटा? ये आपकी एंडोथीलियम हुई। एंडोथीलियम इज सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। और यहाँ पर ब्लड वेसल क्या है बच्चे? ये है आपकी कैपिलरी। क्या है ये? दिस इज आर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। फेनेस्ट्रेटेड मतलब पोर्स वाली। ओके। अब आपको भी पता है कि कोई भी अगर एपिथीलियम होती है उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होती है। क्या जरूर होती है बच्चे? नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन जरूर होती है। तो ये हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे आपको यहाँ पर बच्चे क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको मिलेगा पोडोसाइट्स। क्या मिलेंगे बेटा यहाँ पर? पोडोसाइट। पोडा मतलब फीट। पोडोसाइट बेटा सेल्स होते हैं आपके बोमेन्स कैप्सूल के। तो ये बेसिकली क्या है? ये एपिथीलियम है। किसकी एपिथीलियम है? दिस इज द एपिथीलियम, एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ऑफ
बोमन्स कैप्सूल, राइट। तो ये 3 लेयर कौन सी? द एंडोथीलियम ऑफ योर कैपिलरीज, सेकेंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द टू, एंड थर्ड द इपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल। ये बनाती है आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और इसकी थिकनेस कितनी होती है? इट इज अराउंड 0.1 माइक्रोमीटर थिक, राइट, इतनी थिकनेस होती है। फाइन। तो ये 3 लेयर से आपकी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमने इस छोटे से स्ट्रक्चर को जूम करके देखा है। अब जो ब्लड होगा बच्चे, अब जो ब्लड होगा, यही ब्लड फिल्टर होके इसमें से पास होता हुआ बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में आएगा, मतलब यहाँ पे ब्लड था, यहाँ पर आएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से हो रही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं? ब्लड में बहुत सारा सामान होता है, मानते हो आप? प्रोटीन होते हैं। अब इसमें जो पोर्स हैं उसका साइज डिसाइड करेगा क्या चीज जाएगी और क्या चीज नहीं जाएगी। नींबू पानी बनाते हो, एक जार में तुमने नींबू पानी बनाया और वहीं पे नींबू को स्क्वीज किया, लेमन को स्क्वीज किया, तो उसके सीड जाएंगे। अब आपने छन्नी से छाना, तो क्या उस ग्लास में जब आप छानोगे तो सीड जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि छन्नी का पोर छोटा है, सीड वहां से पास नहीं कर सकता। वैसे ही ये जो ब्लड है, ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता यहाँ पर आना। क्यों? क्योंकि पोर साइज बहुत छोटा होता है। तो पोर्स पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पोर्स पे। आप यहाँ देख सकते हो, ये क्या है बेटा? ये स्लिट लाइक पोर्स है। क्या है? स्लिट पोर्स। इन पोर्स पे डिपेंड करता है, पोडोसाइट्स के बीच में होते हैं। इन सेल्स का नाम मैंने क्या बताया था बच्चे? पोडोसाइट्स। तो इन सेल्स के बीच में जो पोर्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज जाएगी, उसके डायमीटर पे डिपेंड करता है कौन सी चीज जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, राइट। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें आपके यूरिन में नहीं जाती। तो जब बेटा ब्लड यहाँ पर फिल्टर हो जाता है और नीचे बोमन्स कैप्सूल में आता है, आप कभी भी उसे यूरिन नहीं बोलते, आप उसे बोलते हो फिल्ट्रेट। क्या बोलते हो? फिल्ट्रेट। ओके। तो जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, तो वो नीचे आके बेटा क्या बनता है? वो नीचे आके बनता है फिल्ट्रेट। उसे अभी यूरिन नहीं कहते। द ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज नोन एज फिल्ट्रेट। तो ये तो गेस कर सकते हो यार, फिल्ट्रेट फिल्ट्रेशन से। ओके। तो ये जो फिल्ट्रेशन है बड़ी बारीकी से की जा रही है, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। आई होप बेटा आप सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स किसी चीज को अलाउ करेंगे, किसी चीज को अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है बेटा? क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में? इट्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, it's the filtration of blood through filtration membrane, through filtration membrane, through filtration membrane to form filtrate। क्या बनाना है? क्या बनाना है हमें? ताकि हम फिल्ट्रेट बना सके। It's known as ultrafiltration, it's known as ultrafiltration। why? As not every substance can pass through the membrane, due to pore size, राइट। अब जो प्रोटीन होते हैं बेटा, बड़े बड़े प्रोटीन्स, वो नहीं जा सकते, वो नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि उनका डायमीटर ज्यादा होता है। ऑल्सो सम ऑफ द प्रोटीन दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया था हमने। अब जो ये प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स क्यों नहीं पास हो पाते? उसके 2 रीजन है। प्रोटीन्स कैन नॉट पास, उसका क्या रीजन है? पहला, दे आर लार्ज साइज। दूसरा, द नेगेटिव चार्ज ऑन प्रोटीन्स, उससे क्या होता है? देखो,
अब बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या होते हैं बच्चे, मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं, क्या होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं इसमें भी प्रोटीन्स होते हैं। अब ब्लड में भी प्रोटीन है, ब्लड के प्रोटीन नहीं जा सकते। एक तो पहले वो पोर से पास नहीं कर पाएंगे, दूसरा इसके जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी नेगेटिवली चार्ज है, वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन भी पास नहीं हो सकता। फाइन, ये रीजन होता है। तो ये यहीं पर रह जाते हैं, क्यों, एक तो उनका साइज बड़ा है, दूसरा जो प्रोटीन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, किसके अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, वो रिपेल करता है इसको और वो प्रॉपरली पास नहीं होने देता। फाइन, चलो, तो ये था बेटा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। चलिए देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसी लगती है। सी है ये एनिमेशन मैंने स्पेशल बच्चे आपके लिए बनवाया है। देखिए इधर, ये आपका ब्लड दिख रहा है आपको, ये ब्लड आ रहा है और ब्लड से चीजें फिल्टर हो रही है। आप देख रहे हो इधर से भी, क्योंकि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन तो चारों ओर होगी ना, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन चारों ओर होगी हर कहीं होगी, जहां जहां बोमन्स कैप्सूल ब्लड वेसल के पास है वहां वहां हर जगह क्या होगी बेटा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल, अगर ये ग्लोमेरुलस है और ये बोमन्स कैप्सूल है और मेरी आर्म पीसीटी है मान लो, तो ये ऐसे इसको जकड़ा हुआ है, तो जहां जहां दोनों का कांटेक्ट होगा वहां वहां क्या होगा बच्चे, वहां वहां फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होगी और चीज हर डायरेक्शन में फिल्टर होगा। राइट, चीज क्या है, वो ब्लड। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही यहाँ पे ब्लड आया उसके कुछ कंपोनेंट्स इसमें फिल्टर होके आएंगे इस तरह से, और कहाँ जाएंगे बच्चे, यहाँ जाएंगे, और यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर वो कहलाएगा फिल्ट्रेट। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है। अब दूसरी बात, अब आपकी बेटा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, अब आपकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है उसमें उसमें आपका कितना ब्लड आता है। अब जैसे मैंने बात करी कि ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, ये क्या है बच्चे, ये आपका बोमन्स कैप्सूल। ओके, अब यहाँ पर आपके ब्लड वेसल्स आ रहे हैं। अब इस एफरंट आर्टेरियोल में, जिसका ल्यूमेन वाइडर है, जो अपने ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आ रहा है, ये कितना ब्लड यहाँ पर लेकर आता है पर मिनट फिल्ट्रेशन के लिए, ये लेकर आता है 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट। हम कहते हैं कि 1100 से 1200 ml पर मिनट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड। एक मिनट में आपका इतना ब्लड फिल्टर होता है, विच इज अराउंड 1/5 ऑफ योर कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या था, कार्डियक आउटपुट, एक मिनट में आपके हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया उसका 1/5 होता है ये अमाउंट ऑफ ब्लड, और एक मिनट में 1/5 ऑफ योर कार्डियक आउटपुट फिल्टर होता है। ओके, तो अब जब इतना फिल्टर होता है, पर जो बनता है नीचे उसे हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। नीचे जो बनता है वो है फिल्ट्रेट। बट फिल्ट्रेट कितना बनता है, फिल्ट्रेट कितना बनता है, फिल्ट्रेट बनता है बच्चे आपका 125 ml पर मिनट। अगर हम पर डे के अकॉर्डिंग देखें तो 180 लीटर पर डे। तो इसे हम कह देते हैं GFR। GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? आपका कितना फिल्ट्रेट बना पर मिनट, कितना फिल्ट्रेट बना पर मिनट, दैट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज अराउंड 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ब्लड कितना आया, 1100 से 1200 ml एक मिनट में, और उसने कितना, उसी एक मिनट में कितना फिल्ट्रेट यहाँ पर बना दिया, कितना फिल्ट्रेट यहाँ पे बनाया उसने एक ही मिनट में, 125 ml पर मिनट में। इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? इट इज द amount of filtrate formed per minute, filtrate formed per minute। आई होप आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा। दैट इज योर GFR। इसकी वैल्यू जरूर याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन आता है। सो ऑल दीज वैल्यूज आपको जरूर याद रखनी है। कितना मिनट, एक मिनट में ब्लड आया 1100 से 1200, वो कितना होता है कार्डियक आउटपुट का 1/5, और फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हुआ 125 ml पर मिनट, जो आपका GFR होता है। ठीक है, चलो अब बेटा ये फिल्ट्रेशन ऐसी हो जाती है, इसको कोई फोर्स नहीं चाहिए, कुछ तो होगा यार, ऐसे थोड़ा ना ब्लड आ रहा है फिल्टर हो रहा है।
कोई तो फोर्स चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है वो चीजें जो आपका फिल्ट्रेशन करवाती हैं। तो ये फोर्स होते हैं बेटा एक्चुअल में कुछ प्रेशर्स। क्या होते हैं? प्रेशर। एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन चलती है। तो क्या होता है बेटा हमारे पास? एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ओके, अब ये जो प्रेशर है ये हेल्प करता है फिल्टर करने में। इसमें हेल्प करता है बेटा फिल्टर करने में। होता क्या है हमारे पास, एक प्रेशर होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? पहले सिर्फ प्रेशर्स के नाम सुनो। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जहां वर्ड हाइड्रो आ गया मतलब कोई ना कोई यहाँ पर फ्लूइड इन्वॉल्व होगा, होगा ना। तो ये बेटा ब्लड प्रेशर होता है जो आपके ग्लोमेरुलस में होता है। किसमें होता है? ग्लोमेरुलस में। दूसरा प्रेशर बेटा आपके पास होता है ब्लड कोलॉइड, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, बीसीओपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बीसीओपी शॉर्ट फॉर्म में। ये होता है बेटा वो प्रेशर जो आपके ब्लड के प्रोटीन एग्जर्ट कर रहे हैं, ब्लड के प्रोटीन प्रेशर डाल रहे हैं आपके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये ओपोजिंग प्रेशर होता है। ये प्रेशर आपकी फिल्ट्रेशन करवाता है, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन को रोकता है। एंड तीसरा होता है बेटा कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी रोकता है, ये भी फिल्ट्रेशन रोकता है। ये किसका प्रेशर होता है? ये भी फ्लूइड का है। तो मतलब ये फिल्ट्रेट का अपोजिंग प्रेशर है जो फिल्ट्रेशन को रोकेगा। इसकी फुल फॉर्म है CHP, राइट। जो आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसकी वैल्यू बेटा अराउंड होती है 60 mm ऑफ मर्करी। कई बार लोग इसे 55 भी ले लेते हैं। जो ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा इसकी वैल्यू होती है अराउंड 30 mm ऑफ मर्करी। कई लोग इसको 32 भी ले लेते हैं और इसे 18 ले लेते हैं। अगर इसको 30 ले रहे हैं तो कैप्सुलर वाले की वैल्यू हो जाती है अराउंड 20 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अगर मैं बोलूं बच्चे ये आपका बोमन्स कैप्सूल है और ये आपका ग्लोमेरुलस है, राइट। एक प्रेशर है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ध्यान से सुनना, जो नीचे प्रेशर लगा रहा है और फिल्ट्रेशन करा रहा है। ये कौन सा है? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एक प्रेशर है जो आपके ब्लड के बड़े बड़े प्रोटीन है जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर रहे हैं और फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहे, और ऑपोजिट में प्रेशर लगा रहे हैं जिससे फिल्ट्रेशन रुक रही है। वो हुआ ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा प्रेशर है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो यहां पर फिल्ट्रेट इकट्ठा हो गया है वो भी रोक रहा है फिल्ट्रेशन को, वो भी अपोजिंग प्रेशर हुआ। ये क्या बेटा? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और ये वाला क्या है? ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या बनता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फिर बच्चे आपका क्या बनेगा? अगर मैं बोल रही हूं ये फिल्ट्रेशन करवाता है, ये फिल्ट्रेशन रोकते हैं, नेगेटिव मतलब बुरा, ओपोज कर रहे हैं, और ये वाला करवा रहे हैं, ठीक है, ये वाला करवा रहे हैं, ये वाला रोक रहे हैं। तो आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर फिर बेटा क्या बनेगा? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP प्लस CHP। ठीक है, इसके प्रेशर को इनके प्रेशर से माइनस कर दो। ये 30 है, 20 है, टोटल 50 हुआ, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हुआ 10 mm ऑफ Hg। अगर 10 mm ऑफ Hg का नेट प्रेशर आपके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे पड़ रहा है तो दैट मीन्स फिल्ट्रेशन होगी। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो चलो मैं एक आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, ये ट्राई करते हैं, इससे अगर आपको समझ में आए। देखो, ये मान लो ये जो छन्नी है ये आपका फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, ये आपका बोमन्स कैप्सूल है, ये आपका ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और ग्लोमेरुलस के अंदर ये क्या है बेटा? आपका ब्लड है। ओके, अब ब्लड फ्लो से आ रहा है तो प्रेशर पड़ रहा है, ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब सारा फिल्ट्रेशन कर दिया, अब ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ये प्रोटीन है। ये क्या है? ब्लड के प्रोटीन। जो ये रेड कलर के ग्रेप्स डाले हैं मैंने, तो ये क्या है बेटा? ये ब्लड के प्रोटीन। अब इन्होंने आधी छन्नी तो कवर कर ली, आधी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कवर कर ली। तो अब जो भी ब्लड जाएगा वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाएगा ना, परेशान होकर उसका काम खराब हो जाएगा ना। अब बेटा आप देख सकते हो छन्नी बिल्कुल पानी में डूबी हुई है, तो क्या फिल्ट्रेशन हो रही है? अब ऊपर आ रहा है पानी उल्टा,
नहीं हो रही ना। तो ये क्या है, ये फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट ऑपोजिंग फोर्स लगा रहा है, ऑपोजिंग प्रेशर लगा रहा है, तो ये प्रेशर फिल्ट्रेशन नहीं होने दे रहा। आप कितना भी पानी डालो पानी बाहर आ जाएगा पर वो फिल्टर तो नहीं होगा। ये है आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जो मैंने पानी डाला था वो क्या था, ब्लड का प्रेशर। ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये ओपोजिंग प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो ब्लड के पार्टिकल्स लगा रहे हैं। अब छन्नी डूबी हुई है, अब फिल्ट्रेट भर गया, ये भी अपोज कर रहे हैं फिल्ट्रेशन को। अगर मैं और भी पानी डालूंगी, जो यहाँ पे खत्म हो चुका है, अगर मैं और भी पानी डालूंगी तो बेटा यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा ऑपोजिंग प्रेशर हुआ, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, सो इस तरह से बेटा आपकी जो फिल्ट्रेशन है उसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स चाहिए, राइट तो ये जो प्रेशर है कुछ अपोजिंग होते हैं और कुछ काम करवाते हैं। तो ग्लोमेरुलोहाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बेटा क्या हुआ, इट्स द प्रेशर ऑफ ब्लड, whereas capsular blood colloid osmotic pressure क्या हुआ, opposing pressure exerted by what, exerted by the proteins of blood। and capsular hydrostatic pressure क्या है, ये है opposing pressure of filtrate, opposing pressure of filtrate, राइट तो ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता है आपका विच इज अराउंड 10 mm ऑफ मर्करी। तो इसका एक्चुअल में ना एक रेंज होता है 10 to 20 mm ऑफ मर्करी, तो कहीं पर आपको वैल्यू 15 भी दिख सकती है। तो इसी रेंज में ये आपको इधर उधर मूव करता हुआ मिलेगा, और यही है जो क्या करवाता है, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। ओके चलो, ग्रेप्स देखकर मुझे तो भूख लगी, मन कर रहा है खा लूं यार एक चलो एनीवेज बेटा आगे चलते हैं हम आगे। अब आपने ये वीडियो तो देख ही ली, इसमें क्या दिखाया मैंने, ऐसे फिल्ट्रेशन हो रही है। तो यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छे से, तो ये जो इधर फोर्स लगा रहे हैं ये ग्लोमेरुलोहाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, राइट। इधर कुछ पार्टिकल्स हैं वो फंसा रहे हैं इसको, उल्टा प्रेशर लगा रहे हैं, और फिल्ट्रेट के भी उल्टा प्रेशर लगा रहे हैं। पर अल्टीमेटली 10 mm ऑफ मर्करी का प्रेशर भी बहुत होता है इसके लिए, और उससे क्या होता है बेटा, उससे ये आराम से क्या कर सकता है, काम कर सकता है। और ये वीडियो यहीं पर रुक गई है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा हम देखेंगे बाकी की दो चीजें, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, अब देखो आपका जो भी सामान था फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से, सामान मतलब जो ब्लड है वो फिल्टर हुआ और क्या बन गया बेटा, फिल्ट्रेट। अब इसमें से बहुत सारी चीजें आपके जरूरत की होंगी, बहुत सारी चीजें आपकी जरूरत की होंगी, तो वो सारी चीजें वापस जाएंगी। देखो इधर ये आपके लिए मैं वीडियो लाई हूँ एक और, इधर आप देख सकते हैं बेटा, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ये आपके रीनल ट्यूब्यूल्स हैं। अब होता क्या है, बहुत सारी चीजें यहाँ से फिल्टर होकर यहाँ आ जाती हैं पीसीटी में, पर उन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट यार, उसको हम कैसे यूरिन में बाहर फेंक सकते हैं, नहीं फेंक सकते। अब जो चीज यहाँ फिल्टर हुई अगर यहाँ तक पहुंच गई, यहाँ पे तो वो यूरिन ही बनेगा ना, वहां पर यहाँ पर वो यूरिन बनेगा, तो हमें यूरिन में वो एक्सक्रीट होने से पहले पहले उसको वापस लेना होता है, उसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। अब बेटा देखो इधर, हमारा कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, 1100 से 1200 ml, फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, 125 ml। एक दिन में बात करें तो 180 लीटर बन रहा है। क्या तुम 180 लीटर एक्सक्रीट करते हो, नहीं करते। अगर करते होते ना तो अभी तक तुम वॉशरूम में पहुंच चुके होते। हमारा पर डे यूरिन बनता है 1.5 लीटर, तो 180 लीटर और 1.5 में कितना अंतर है, तो क्या मैं कह सकती हूँ वो 99% बीच का कहाँ गया, वो 99% बीच का आपकी बॉडी ने वापस ले लिया, जिसे कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। वो कैसे होती है चलिए देखते हैं। अगर आपको ये दिख रहा होगा, अगर आपको ये दिख रहा होगा बच्चे, लेट मी एक्सपैंड इट, ऑलराइट। अगर आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा तो इसमें देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल आया, फिल्ट्रेट बना, पर ये जरूरी था तो ये वापस रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ आ गया, ब्लड वेसल में। इसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। दोबारा चला रही हूँ अच्छे से देखना, ब्लड से मॉलिक्यूल्स आए, फिल्ट्रेट का पार्ट बने, पर
फिर वापस रीअब्जॉर्ब हो गए और कहाँ पर आ गए, आपके ब्लड वेसल में। यहाँ पर ब्लड वेसल्स कौन सी है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, और अगर लूप ऑफ एनले की बात करें तो वासा रेक्टा। सो ऑल दीज थिंग्स दे आर रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू आवर बॉडी। अगर कोई भी चीज यहां से बाहर आ रही है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रीअब्जॉर्प्शन, और अगर कोई चीज इसके अंदर जा रही है उसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिक्रीशन। क्या टर्म यूज करते हैं, सिक्रीशन। अगर बच्चे मैं बोलूं कि ये फिल्ट्रेट के पार्ट थे, ये सारे वापस ब्लड में आ गए, ये मैंने रीअब्जॉर्ब करे, क्या करे, रीअब्जॉर्ब। अगर मैं कुछ पार्टिकल्स को इसके अंदर भेजूं, ट्यूब्यूल्स के अंदर भेजूं, क्योंकि वो हार्मफुल थी, उसे मैं बोलूंगी सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन से फिल्ट्रेट तो बन जाता है, पर उसके बाद भी दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। एक जो जरूरी है उसे रीअब्जॉर्ब करना, वापस ब्लड में लाना। दूसरा जो हार्मफुल है उसको बाहर से इस ट्यूब्यूल के अंदर भेज देना, जिसे सिक्रीशन कहते हैं, ताकि वो यूरिन का पार्ट बन जाए और बाहर निकल जाए। रीअब्जॉर्ब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको ब्लड में वापस लेकर आना है, यूरिन में नहीं भेजना। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में बेटा आप क्या करते हो, वी टेक बैक द इंपॉर्टेंट थिंग्स, हम जरूरी सामान अपने फिल्ट्रेट से वापस लेते हैं और कहाँ पर डाल देते हैं, उन्हें ब्लड में। तो रीअब्जॉर्प्शन में बेटा क्या होता है, कितना ml ऑफ ब्लड हम फिल्टर करवाते हैं, 1100 से 1200 ml पर मिनट ब्लड इज फिल्टर्ड। ओके, अब 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड। और दूसरी बात बच्चे मैंने आपको क्या बताई थी कि हमारे यूरिन कितना बनता है, 1.5 लीटर मैक्सिमम हमारा यूरिन बनता है पर डे। तो 99% फिल्ट्रेट का क्या हुआ, 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब, अब बेटा जो ये रीअब्जॉर्प्शन होती है, अब जो ये रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये एक्टिवली भी हो सकती है, ये एक्टिवली भी हो सकती है, ये पैसिवली भी हो सकती है। एक्टिव का मतलब कि एटीपी इस्तेमाल होगा फिर चीज बाहर जाएगी। पैसिवली बिना एटीपी के यूज किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका सोडियम आयंस, आपका ग्लूकोज, आपका अमाइनो एसिड, आपका विटामिन सी, ये सारे एक्टिवली जाते हैं। वेयर एज आपका जो वाटर है, आपके अनाइंस हैं, राइट, या फिर आपके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स ना कई बार रीअब्सॉर्ब भी होते हैं, आगे बताऊंगी, वो भी सारे पैसिवली मूव करते हैं, राइट। जो वाटर होता है, वाटर बेसिकली ऑस्मोसिस से मूव करता है, मैक्सिमम थ्रू ऑस्मोसिस, राइट। मतलब ये सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखेगा, जहां पर मान लो अगर कोई भी चीज है, ये इसमें अगर सॉल्ट जा रहा है तो वाटर उसके पीछे पीछे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऑस्मोसिस पढ़ते हो ना, वही वाला सेम फंडा। ओके, तो बेटा इस तरह से आप 99% चीजों को जो जरूरी है उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी बात हमने कही सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या होता है, अगर मेरे पास ये रीनल ट्यूब्यूल है, अब मेरे को पता है H पॉजिटिव आयन मेरे ब्लड के लिए बहुत हार्मफुल है, बॉडी के लिए हार्मफुल है, उससे एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करूंगी, इन H पॉजिटिव आयंस को वापस फिल्ट्रेट में फेंक दूंगी। तो ये जो सेल्स लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को सिक्रीट कर देते हैं और कहां पर फेंकते हैं, इनटू द फिल्ट्रेट। कहां फेंकते हैं, इनटू द फिल्ट्रेट। तो द सेल्स ऑफ tubules secrete harmful substances into the filtrate। फिल्ट्रेट से दूर अगर चीज जा रही है तो वो है रीअब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेट के अंदर जा रही है वो है सिक्रीशन। एरोस का ध्यान रखना यार, बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो क्या हो सकती है, H पॉजिटिव आयन, K पॉजिटिव आयंस, अमोनिया, हिपोयूरिक एसिड, ये भी एक तरह का वेस्ट होता है। ये सारे जो हार्मफुल चीजें हैं बच्चे,
ये सारी आपकी सिक्रीट होती हैं ताकि दे बिकम्स अ पार्ट ऑफ यूरिन, दे गेट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द यूरिन, so that they get excreted out of the urine, out in the urine. All right. तो बच्चे तीन प्रोसेस हैं आपके, तीन प्रोसेस हैं जिससे आपका यूरिन बनता है। पहला आपका क्या है बच्चे, यहाँ पर सबसे पहला क्या है प्रोसेस, यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन, फिर है रीअब्जॉर्प्शन जिसमें ब्लड में चली गई, और फिर एक है सिक्रीशन। इन तीन मेन प्रोसेस से आपका यूरिन बनता है। इसके बाद एक और भी मैकेनिज्म चलता है जिससे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनता है, गाढ़ा यूरिन बनता है जिसमें पानी कम होता है, वो वाटर शॉर्टेज कंडीशन में, वो बात अलग है। ठीक है, चलो अब बेटा कौन सी चीज कहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ सिक्रीट हो रही है, वो पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल। रीनल टिब्यूल क्या था, क्या था रीनल टिब्यूल, हमने किया था नेफ्रॉन के दो पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल बोमन्स कैप्सूल से शुरू होकर कलेक्टिंग डक्ट तक जाता है। तो कौन सा क्या काम कर रहा है टिब्यूल वो देखेंगे। सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज योर पीसीटी। किससे शुरू करेंगे, पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या थी बच्चे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। क्या समझाया था मैंने आपको यहाँ पर, मैंने समझाया था प्रॉक्सिमल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस मालपीजियन बॉडी के बिल्कुल पास है, कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि ये वेवी है, और टिब्यूल क्योंकि ये ट्यूब लाइक है। ये मतलब है पीसीटी का। ठीक है, पीसीटी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं पीसीटी की बात करूं, इसमें इपिथीलियम कौन सी होती है जिसका क्वेश्चन भी आता है। इसमें बेटा इपिथीलियम होती है ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड वर्ड जहां आ जाए दैट मीन्स माइक्रोविलाय है, इसमें क्या है माइक्रोविलाय, और माइक्रोविलाय हमेशा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, तो वो वहां पर होगा जहां पर किसी भी चीज की अब्जॉर्प्शन सिक्रीशन हो रही है। सरफेस एरिया अब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है ना, जैसे इंटेस्टाइन में बेटा होता है, यहाँ भी तो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो इसीलिए यहाँ माइक्रोविलाय की जरूरत है। तो इसमें इपिथीलियम है ब्रश बॉर्डर्ड, क्यूबॉइडल, सिंपल इपिथीलियम। सिंपल इपिथीलियम। अराउंड 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो आपके पीसीटी में होती है। कहाँ होती है, पीसीटी में होती है। ओके, तो पीसीटी में बच्चे आपकी क्या क्या चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है, लुक एट द एरोज वेरी केयरफुली। फॉर सिक्रीशन आई विल यूज पिंक, एंड फॉर रीअब्जॉर्प्शन आई विल यूज, कौन सा कलर यूज करूं बता दो, ऑरेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो नहीं ऑरेंज का इतना डिमार्केशन नहीं होगा, हरा करते हैं यूज। अगर हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करें, ये टिब्यूल से जो बाहर जा रही है चीज वो रीअब्जॉर्प्शन है। तो यहाँ पर HCO3 नेगेटिव, NaCl, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, पोटाशियम आयन, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। वेयर एज इसके अंदर क्या क्या सामान जा रहा है, ध्यान से देखो, एरो को देखो, एरो अंदर लेकर जा रहा है, चीज को लेकर जा रहा है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर इसका हो रहा है सिक्रीशन। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम में पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन लिखा है, टेक्स्ट में उसका सिक्रीशन लिखा है पोटेशियम आयन का, पर आप क्या लिखोगे, रीअब्जॉर्प्शन होता है पोटेशियम आयन का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे हम लिख देते हैं फिर रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन किस किस चीज का हो रहा है, HCO3 नेगेटिव, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में बेटा क्या क्या आता है, न्यूट्रिएंट्स में आता है आपका ग्लूकोस, आपका अमाइनो एसिड्स, राइट, ये सब चीजें आती हैं। और NaCl का हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, वाटर का हो रहा है अराउंड, मैंने कहा 70 to 80% सारा पानी यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा पोटाशियम आयन का, ठीक है, सॉरी। अगर सिक्रीशन की बात करें, सिक्रीशन किस किस चीज का हो रहा है बेटा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयन का NH3। ठीक है, जब भी सिक्रीशन की बात करें, सिक्रीशन इज सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मतलब नॉट एवरीथिंग विल गेट सिक्रीटेड, सिर्फ कुछ कुछ चीजें ही जो सिलेक्टिवली होती हैं, सेल्स जिससे परमिएबल होते हैं, वही चीज सिलेक्ट होकर सिक्रीट होगी। और H पॉजिटिव आयन जब भी बेटा सिक्रीट होते हैं तो वो आपका आयोनिक बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि H पॉजिटिव आयन क्या है, एसिड बेस बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर सिक्रीशन से एसिड बेस और आयोनिक बैलेंस होता है। ठीक है, तो बेटा ये थी कहानी आपके पीसीटी की।
आगे बढ़ते हैं। पहले आप ये लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है बेटा पीसीटी के बाद फिर क्या आता है आपकी लूप ऑफ हेनले। क्या आती है बच्चे यहाँ पर? लूप ऑफ हेनले। अगर मैं इन सब की बात करूं, सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो है आपकी लूप ऑफ हेनले, जिसे हेनलेस लूप भी कह देते हैं। और डिसेंडिंग और असेंडिंग में से भी किसमें सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, वो है असेंडिंग। सो मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन ascending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, ठीक है, ascending loop of Henle, ये समझ जाना आप। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिसेंडिंग की, अब देख सकते हैं डिसेंडिंग में सिर्फ एक ही चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिर्फ एक ही चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो क्या है बेटा? वाटर का। तो पिंक हम सिक्रीशन के लिए यूज कर रहे थे, सो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। तो यहाँ पर बेटा रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है? सिर्फ वाटर का। तो इनकी ना एक कह लो कि इनकी आपस में ना ट्रीटी साइन हो गया है, एक तरह से एग्रीमेंट हो चुका है। ये कहता है मैं सिर्फ पानी को रीअब्जॉर्ब करूंगा, मैं इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं करूंगा। ये कहता है मैं सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को करूंगा, पानी को नहीं करूंगा। तो इससे हम क्या कहते हैं कि जो आपकी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, कौन सी? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इट इज ओनली परमिएबल टू वाटर। इसमें से सिर्फ वाटर ही रीअब्जॉर्ब हो सकता है, एंड इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर बात करें असेंडिंग की, असेंडिंग इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। इम्पर्मिएबल का मतलब वहां से वो चीज नहीं गुजर सकती। इट इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए, जिसमें पानी कम जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ डिसेंडिंग है, ये ऐसा क्यों होता है? ताकि जो आपका यूरिन है वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बने, उसमें पानी का लॉस कम हो। ये आगे आप काउंटर करंट में समझोगे। पर आप अगर यहाँ पर देखें, जो असेंडिंग लिम्ब है, जो असेंडिंग लिम्ब है, वो NaCl का रीअब्जॉर्प्शन थिक लिम्ब में भी कर रहा है, थिक में भी कर रहा है और थिन में भी कर रहा है। पर इन दोनों में फर्क क्या है? जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसमें NaCl एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है, और जो थिन वाला असेंडिंग लिम्ब है उसमें पैसिवली। और एक चीज आप और नोट कर सकते हैं, अगर आपने पैसिव के नीचे एक वर्ड पढ़ा हो, यूरिया, देखा? देखो यूरिया का क्या हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया रीअब्जॉर्ब हो रहा है और थिन लिम्ब में यूरिया सिक्रीट हो रहा है। वाह भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? इसे हम कहते हैं यूरिया की रीसाइक्लिंग। यूरिया इधर रीअब्जॉर्ब हुआ, इधर सिक्रीट हुआ। ये क्यों होता है? इन सवालों के जवाब काउंटर करंट में देंगे, तो तब तक सस्पेंस बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा लिख जरूर लेना, यहाँ पर यूरिया इज सिक्रीटेड इन थिन लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, राइट। चलो, अब ये बात हुई बेटा आपकी लूप ऑफ हेनले की। डिसेंडिंग वाला सिर्फ पानी से दोस्ती, इसकी सिर्फ सॉल्ट से दोस्ती। NaCl ऊपर एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा, नीचे पैसिवली, और यूरिया यहाँ पर सिक्रीट होगा। आगे जो ये लूप ऑफ हेनले है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि बेटा इसको एक ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर मेंटेन करनी है, ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट मेंटेन करना है। ऑस्मोलैरिटी मैम ने क्या बताया था? सॉल्यूट्स पर लीटर। तो यहाँ पर इसकी इस हरकत की वजह से आपके मेड्यूला में एक ऑस्मोलैरिटी का ग्रेडियंट मेंटेन होता है, विच इज स्टार्ट फ्रॉम 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और ये नीचे जाता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक, ठीक है। इसकी इस हरकत की वजह से आपकी ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है। 300 होगी, फिर आपकी इधर 600 होगी, इधर 900 होगी और इधर 1200। सो कह सकते हैं इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग
It helps in maintaining, loop of Henle helps in maintaining osmotic gradient down the medulla. Down the मेड्यूला, मतलब कॉर्टेक्स में 300 होता है, कॉर्टेक्स से जैसे ही नीचे आते हैं हम तो बिल्कुल डाउन मेड्यूला तक ये 4 गुना बढ़ चुका होता है। और किसकी वजह से? इसकी इस हरकत की वजह से। मैं ये इम्पर्मिएबल है, वो परमिएबल है, इधर यूरिया आ रहा है। तो ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, वो आपको काउंटर करंट में बताऊंगी। आगे चलते हैं बच्चा। आगे हमारे पास है डीसीटी। क्या है? डीसीटी, ये वाली डीसीटी की फुल फॉर्म क्या है? ऊपर भी लिखी हुई है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, कॉन्वोल्यूटेड मतलब वेवी, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक। अगर आप डीसीटी की बात करो, इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है? आपने ये टर्म शायद सुना भी हो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, मैंने भी अपने जमाने में नहीं सुना था तब। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या मतलब है? बाकियों में तो रीअब्जॉर्प्शन ऐसे ही हो रही थी, बट डीसीटी थोड़ा चिड़चिड़ा है। इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज आएगी, कोई एक बंदा आएगा, उसका फेवरेट बंदा, ये तभी रीअब्जॉर्प्शन करेगा। और वो बंदा क्या है? हॉर्मोन्स। क्या है वो? हॉर्मोन्स। तो अगर बेटा, अगर अगर यहां पर एडीएच हार्मोन विच इज अ वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन आएगा, तभी तभी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों, इनमें NaCl एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा? NaCl और वाटर का। सेम विद अनदर हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किसका हार्मोन है? ये हार्मोन है बेटा एड्रीनल कॉर्टेक्स का। ये जब हार्मोन आएगा तभी ये सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जिसके पीछे पीछे विद ऑस्मोसिस वाटर जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये काम है आपके डीसीटी का। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम आयंस की एंड वाटर की जब एल्डोस्ट्रॉन आता है। जब एडीएच आता है तो NaCl एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हैं और किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है? HCO3 नेगेटिव का। तो रीअब्जॉर्ब यहाँ पर बच्चे क्या क्या हो रहा है? रीअब्जॉर्प्शन किस किस की हो रही है? एक तो NaCl की, एक वाटर की, सोडियम आयंस की और HCO3 नेगेटिव की। देख सकते हैं वहां पर सिक्रीशन किसकी हो रही है? सिक्रीशन हो रही है यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की, K पॉजिटिव आयन की और अमोनिया की भी होती है। और सिक्रीशन का काम क्या होता है? क्योंकि H पॉजिटिव आयन्स है, ये एसिड बेस बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसे आयोनिक बैलेंस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी डीसीटी की कहानी। अब डीसीटी के आगे आता है बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है बच्चे? कलेक्टिंग डक्ट। देखो, जो भी चीज सिक्रीट हो रही है वो ब्लड से ही आएगी। जो चीज रीअब्जॉर्ब हो रही है वो ब्लड में जाएगी। तो इसलिए अगर यहाँ पर आपको ये टर्म आ जाता है एसिड बेस बैलेंस इन ब्लड, तो भी वो बात ठीक है, उसमें घबराना नहीं है, बात वही है। आगे आता है बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट। क्या आता है? कलेक्टिंग डक्ट। अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं, अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट की बात करूं, ये भी बेटा क्या करता है? जो कलेक्टिंग डक्ट है बेटा, ये भी क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट भी ये बेटा आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है जब एडीएच आता है। तो जब एडीएच आएगा तो ये क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। क्यों करवाएगा? ताकि यूरिन में पानी कम लॉस हो और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बने। तो ये क्या कर रहा है? इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, जिसमें पानी कम होता है। ठीक है, दूसरा इसमें बेटा सिक्रीशन होती है। किसकी सिक्रीशन होती है? H पॉजिटिव आयन, पोटाशियम आयंस की, जो अल्टीमेटली एसिड बेस बैलेंस। आगे चलते हैं। आगे है बच्चे आपके क्वेश्चंस। अब आपकी बारी। मैम ने आपको पढ़ा दी है, अब आप बताओगे क्या सही है क्या गलत है। आगे, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर टेक्स प्लेस इन पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बोमन्स कैप्सूल। देखो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसमें बताई थी मैंने? डीसीटी में। क्या थी बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन? जब कोई हार्मोन आएगा ये तभी काम करेंगे। और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कंडीशनल किसके प्रेजेंस में होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से आता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स में।
राइट। बाकी अब इसका रेगुलेशन करना है, जेजी कॉम्प्लेक्स भी करना है, तो डोंट वरी कहीं बोलो कि मैम ने जेजी कॉम्प्लेक्स नहीं कराया, वो आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चे? 2। नेक्स्ट, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू सॉल्ट, Na पॉजिटिव, वाटर, ऑल ऑफ द अबव। असेंडिंग कौन सा था, डिसेंडिंग कौन सा था? ये था डिसेंडिंग which was only permeable to water, and this was ascending which was only permeable to electrolytes and it was impermeable to water. तो ये कह रहा है ascending limb मतलब ये वाला, ये किसको नहीं जाने देगा? वाटर को नहीं जाने देगा। तो आंसर हुआ बेटा थर्ड। नेक्स्ट, GFR in a healthy individual is approximately, एक हेल्दी इंडिविजुअल में GFR कितना होता है? 125 ml पर मिनट सही है, पर 180 लीटर पर डे भी ठीक है। सो आंसर बना बोथ 1 and 2। ओके बच्चे, 125 लीटर नहीं 180 लीटर है, 125 ml है पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज डैश ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट। कितना ml ब्लड पर मिनट किडनी आपकी फिल्टर करती है बेटा? 1100 से 1200 ml, जो which constitute roughly dash of the blood pumped out by each ventricle of the heart in minute. Blood pumped out by each ventricle in 1 minute is equal to cardiac output. ये cardiac output की definition है। तो कितना होता है cardiac output बेटा? 1/5। तो आंसर क्या बना बेटा आपका? सेकंड, 1100 से 1200 ml और 1/5 of the cardiac output. Next, thank you. All right, so this was it about the urine formation. अगली क्लास में हम अभी और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे। तब तक के लिए बच्चे आप क्या करोगे? रिविजन, रिवाइज, लर्न करोगे इसे बहुत अच्छे से एंड बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना। एंड आई होप ऑल माई एक्सपेरिमेंट्स एंड माई एनिमेशंस वर अप टू द मार्क, ताकि आपको समझ में आए और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप बस पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।